इसके हवाले से भी अलामती तौर पे 2-4 बातें हुई हैं, हमारे भाई ने भी की कि मुझे फितरत के हुस्ने बेनिहायत से मोहब्बत है। क्या बात है। मुझे फितरत के हुस्ने बेनिहायत से मोहब्बत है कि मैं खुद इसका हिस्सा हूँ। मुझे फितरत के हुस्ने बेनिहायत से मोहब्बत है कि मैं खुद इसका हिस्सा हूँ। इसी की बेकनारी में मुझे हैरान रहने दो। वाह 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 वाह, क्या कहने। इसी की बेकनारी में मुझे हैरान रहने दो। न छीनो मुझसे मेरे ख्वाब की ये अनबनी दुनिया। न छीनो मुझसे मेरे ख्वाब की ये अनबनी दुनिया। मेरे रिश्ते मेरे हमदम, किताबें शायरी मौसम। न छीनो मुझसे मेरे ख्वाब की ये अनबनी दुनिया। मेरे रिश्ते मेरे हमदम, किताबें शायरी मौसम। मुझे रोबोट की सूरत मशीनी जिंदगी की बेसमर भट्टी में मत डालो। मुझे रोबोट की सूरत मशीनी जिंदगी की बेसमर भट्टी में मत डालो। मेरी पहचान रहने दो, मुझे इंसान रहने दो। क्या कहने। वाह 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 वाह। बात मोहब्बत है। और एक मुझे रोबोट की सूरत मशीनी जिंदगी की बेसमर भट्टी में मत डालो। मेरी पहचान रहने दो, मुझे इंसान रहने दो। वाह क्या कहना। एक और इसी साइज की एक नज़्म है, उसका नाम है उम्र की सीढ़ियाँ। हाँ सुनो दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। हाँ सुनो दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। सारी दुनिया ये कहती है पर्वत पे चढ़ने की निस्बत उतरना बहुत सहल है। सारी दुनिया ये कहती है पर्वत पे चढ़ने की निस्बत उतरना बहुत सहल है। किस तरह मान लें, तुमने देखा नहीं सरफराजी की धुन में कोई आदमी जब बुलंदी के रास्ते पे चलता है तो सांस तक ठीक करने को रुकता नहीं। किस तरह मान लें, तुमने देखा नहीं सरफराजी की धुन में कोई आदमी जब बुलंदी के रास्ते पे चलता है तो सांस तक ठीक करने को रुकता नहीं। और उसी शख्स का उम्र की सीढ़ियों से उतरते हुए पांव उठता नहीं। और उसी शख्स का उम्र की सीढ़ियों से उतरते हुए पांव उठता नहीं। इसलिए दोस्तों, जो भी दुनिया कहे उसको परखे बिना मान लेना नहीं। आपको बात करनी हो तो कर लीजिए, फिर मुशारा कर। सवालात अगर कुछ हो, क्योंकि कुछ सवालात थे इस वक्त भी लोगों ने बात की थी। जी, जो मुझसे पहले की पीढ़ियां थी वो इस बात पर फख्र करती थी कि मुफैज साहब को उन्होंने सामने देखा सुना, और मुझे निहायत ही खुशी है कि मैं अपनी औलादों को कहूँगा कि मैं अमजद इस्लाम। क्या बात। आपकी बड़ी बहुत मोहब्बत है आपकी। बहुत मोहब्बत। जो ड्रामा निगारी होती थी सर, आप कहाँ जी हैं? आप जैसा स्टैंडर्ड अब कहाँ, तो आप वापस आइए। आप क्यों नहीं अब ड्रामा निगारी करते? यार ये बड़ी ही लंबी और बड़ी पेचीदा और बड़ी तकलीफदेह कहानी है। असल में हुआ ये कि पाकिस्तान में 60s में टेलीविज़न आया और इसने वाकई बहुत थोड़े अरसे में ऐसी तरक्की की है जैसी शायद हमारे किसी भी इदारे ने न की हो। उसकी एक वजह थी जिस पर बहुत कम लोगों की तवज्जो जाती है कि उस ज़माने में थिएटर था, रेडियो था, फिल्म थी। ये 3 एवेन्यूज़ ऐसे थे जिसमें क्रिएटिव लोग, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोग जो हैं वो अपना आप दिखा सकते थे। मगर इन तीनों में स्पेस की कमी थी बहुत। ये अपने अपने दायरे में घूम रहे थे। टीवी ने आकर इसको ब्रॉडन किया, एक नया आप कह लीजिए आपके लिए एक एवेन्यू, एक रास्ता खोला।
तो हुआ ये कि तीनों फील्ड में जो टैलेंटेड लोग थे बहुत, वो सारे के सारे इस तरफ आ गए। और यूँ देखते ही देखते टीवी जो है वो अशफाक अहमद आए और कमाल अहमद रिजवी और जिस का नाम लेते जवानों को सिया, तो टीवी ने एकदम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली। मैं उसकी दूसरी नस्ल में हूँ, मैं बिल्कुल इसकी पहली वाली नस्ल में नहीं हूँ। हम जब लोग आए, मैं हसीना मोइन वगैरह, तो उस वक्त एक बुनियाद जो है वो पड़ चुकी थी और यूँ कहिए कि टेक ऑफ का। तो इत्तेफाक से 75 से लेकर मैं समझता हूँ 1990 तक, ये 15 सालों में हमारे टीवी ने पर्टिकुलरली ड्रामे और म्यूज़िक ने बहुत तरक्की की और बहुत आउटस्टैंडिंग। लेकिन उसमें एक खूबी जो थी, जो आज नहीं है, जिसकी वजह से आपने ये सवाल किया है, कि टीवी की उस स्क्रीन में आपको पूरा पाकिस्तान नज़र आता था। जब पीटीवी था तो पूरा पाकिस्तान नज़र, हर सूबा था, उसकी ज़बान थी, उसका कल्चर था, उसका म्यूज़िक था, उसके लोगों के रहन सहन था, उनकी सोच थी। तो यूँ पाकिस्तान में जहाँ भी आप बैठ के टीवी देखते थे, आपको अपने मुल्क के लोग, मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो हैं, उनसे आपका तारुफ होता रहता था, उनके मसाइल का पता चलता था और उन मसाइल में जो कम्युनलिटी थी, जो इश्तराक था, वो भी पता चलता था। तो इसलिए और फिर ये है कि ड्रामे बड़े डाउन टू अर्थ थे। हमारी जो रियल लाइफ की स्टोरी जो थी, आम तौर पर उनको टेकअप किया जाता था। फिर हुआ ये कि पीटीवी से जो गलती हुई वो ये है कि उसने वो कहते हैं ना कि रूल्स जो हैं ये एक्सेप्शन से नहीं बना करते। पीटीवी वालों की समझ में ये बात नहीं आई, उन्होंने एक्सेप्शन से रूल बना लिया कि हर दौर में खुद ब खुद ही राइटर भी आ जाएंगे, एक्टर भी आ जाएंगे और सारे लोग आए। वो पहली दफ़ा जब आए थे वो इसलिए आए थे कि वो सारे लोग ढूंढ रहे थे रास्ता जो आए। अब उसके बाद ज़रूरत थी कि आप उसके लिए एकेडमीज़ बनाएं, कोई तरीका बनाएं, कोई एक ऐसे इदारे बनाएं जिससे लोगों की ट्रेनिंग हो और वो हमने शायद काम नहीं किया और दुनिया एकदम बदल गई। मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे, दुनिया खुल गई और ये आप देखें कि एक चैनल की जगह एकदम 30-40 चैनल आ गए। अब हुआ ये कि वो जो डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल जिस पर कहते हैं ये सारी दुनिया चल रही है, तो पीटीवी के पास कोई 10-15 के करीब राइटर थे जो उसका काम कर रहे थे, बल्कि थोड़े से फालतू ही थे। लेकिन हुआ ये कि एकदम 40 जब चैनल आए तो अब उन 15 की जगह ज़रूरत पड़ गई 150 बंदों की। आपके पास बंदे ज़्यादा 30-35 थे। नतीजा ये हुआ कि जो हाफ बेक्ड लोग हैं, अध कच्चे अध पक्के, कोई नीम राइटर नीम एक्टर, वो सब के सब उनको रास्ता मिल गया और यूँ उसका लेवल जो था परफॉर्मेंस का वो नीचे आना शुरू हुआ। एक मैं आखिर ये बात ख़त्म कर लूँ, फिर आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद सेठों के हाथ में आ गया। जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि 2003-4 में ये पीटीवी में बड़ी ख़राबियाँ थी, सरकारी कंट्रोल में होती हैं, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि उसकी बहुत सारी खूबियाँ भी थी। सेठ के पास जब आया तो सेठ का काम जो है वो सिर्फ पैसा कमाना होता है, उसको शेल्फ पे बिकने वाली चीज़ चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो उसने ये हुआ कि उसमें जब बिकने वाला माल जो है अब वो प्रेफरेंस ले गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी में से मुआशरा गायब हो गया और बिकने वाली चीज़ें जो हैं वो आ गई और जिनका अंजाम आप देख जी फरमाइए। जी 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 और तमाम लोगों का माटो भी यही होता है कि अपने बच्चों को मगरब की तालीम कराएं। आपकी राय चूँकि एक असर रखती है कम्युनिटी के ऊपर, आप ये बताएं कि आप भी मगरब की तालीम के नकात हैं या आप बोल रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए। एक है मगरिब की तालीम और एक है मगरिब की तालीम के वो अनासर जो हमारी केमिस्ट्री से मैच नहीं करते। ये दो अलग-अलग बात। मगरिब की तालीम में कोई ख़राबी नहीं है, ये दुनिया को आगे ले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ले जा रहे हैं, साइंस में ले जा रहे हैं, अलूम में ले जा रहे हैं, ठीक। तो असल में ये है कि वो जो ब्रिज है करना, कि जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे लेकर साथ जाएं, मगर ये जो जिस भट्टी में आप उनको डाल रहे हैं उस भट्टी में उनके लिए स्पेस नहीं है, गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि हम मांगने वाला हाथ हैं।
और मांगने वाला हाथ जो है वो चूज़र नहीं होता, उसको जो मिलता है उसको वो लेना पड़ता है, और उन्हीं की शर्तों पे लेना पड़ता है जो देने वाले हैं। तो जब हम अपने बच्चों को इन शर्तों पे आगे भेजते हैं तो फिर हम मातम करना शुरू कर देते हैं कि हमारी अखलाकियात किधर गई, हमारी एस्थेटिक्स किधर गई, हमारा दीन किधर गया, हमारी वगैरह वगैरह। तो अब सवाल ये पैदा जो है, जो हमारे भाई ने भी ये सवाल किया था, तो मसला इसमें यही है कि हमें अपने बच्चों को दुनिया के साथ एब्रेस्ट करने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए जो जितनी तालीम इल्म जहाँ से मिलता है, हम तो हमारे तो नबी का फरमान है कि इल्म जहाँ से, हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहाँ से मिले इसको हासिल कर लो। तो ये जो जहाँ से मिले में कोई इंग्लैंड को या यूरोप को बाहर तो नहीं निकाला हुआ ना, ये तो सारे उसी में हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम एक पुल ब्रिज बनाने की कोशिश करें कि जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो जब बाहर की दुनिया में आएँ और इनकी तालीम इनसे हासिल करें तो उनका अपने पाँव भी कहीं किसी ज़मीन पे टिके हुए हों। मैंने एक जगह कहीं कहा था कि दुनिया में कोई शख्स नेशनल हुए बगैर इंटरनेशनल नहीं हो सकता। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को एक नेशनल बनाएं और फिर उनको इसमें देखें, तो और फिर दुआ करें कि अल्लाह ताला कैसा तवाज़न पैदा कर दे कि जिसमें हम अपनी माजी, अपने अखलाकियात, अपनी आइडेंटिटी की हिफाजत भी कर सकें और दुनिया के साथ भी चल सकें। जी तारिक भाई, बस एक दो ले लें, बहुत लंबा हो जाएगा। बस 2 सवाल है बस। तो जी शायद चले बस शायद वो एक साहब एक और तारिक साहब बस ये उनका ले। जी जी फरमाइए। जी तरक्की पसंद शायरी के बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या आप अपने आप को तरक्की पसंद शायर कहते हैं? मेरे ख्याल में जी तरक्की पसंदी शायरी के बारे में कोई दूसरा ख्याल हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हर आदमी को, हर माकूल आदमी को तरक्की पसंद होना चाहिए। तो अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं है तो मैं नहीं समझता कि वो अपने होने का हक अदा कर रहा है। हमें एक ही ज़िंदगी मिली है, हमें दुनिया को आंखें खोल कर देखना चाहिए, उसको जानना चाहिए। एक मैं छोटा सा वाक़या आपको सुना देता हूँ कि हमारे यहाँ भी हम बाद औक़ात बहुत कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं कि शायद हमारे पास कुछ भी नहीं है दुनिया को देने के लिए। ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया में जो लीड करने वाली कौमें हैं हम उनमें से नहीं हैं, मगर हमारे पास भी कुछ ना कुछ है। उसकी मिसाल एक मैं आपको देता हूँ। आप देखें कि कार्ल मार्क्स को हम सब जानते हैं, उसकी किताब जो है दास कैपिटल, उसको मॉडर्न बाइबल भी कहा जाता है। और अल्लामा इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में जो रिमार्क दिया वो बहुत गौर करने के काबिल है। उन्होंने कहा कि ये आदमी कार्ल मार्क्स नीस्त पैगंबर व लेकिन दर बगल दारत किताब, कि ये बंदा पैगंबर नहीं था मगर साहिब किताब था। तो उस किताब में जो हैव्स और हैव नॉट्स का फ़लसफ़ा हम देखते हैं कि कुछ लोगों के हिस्से का माल खा जाते हैं, जिससे दुनिया में अफरात व तफरीद पैदा होती है। कुछ हैव्स हैं, कुछ हैव नॉट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्ल मार्क्स की पैदाइश से 30 साल पहले मीर तकी मीर ने दिल्ली के किसी टूटी फूटी गली में बैठ के किसी टूटे फूटे मकान में एक शेर लिखा, और उस शेर में ये पूरी किताब मौजूद है। शेर कुछ इस तरह से है कि रईस ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, रईस ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से।